सेंटेंस जो होता है ना, इसमें आपको मैसेज मिलेगा। क्या मिलेगा? मैसेज। भाई जो बात आप कन्वे करना चाह रहे हो, जो बात आप आगे पहुंचाना चाह रहे हो, वो आपको किस में मिलेगा? सेंटेंस में मिलेगा। मिसाल के तौर पर यहां पे इसको इस तरह देखें, इंसान जब भी बातचीत करता है अल्फाजों में कम करता है, जुमलों में ज्यादा करता है। अगर मैं कहता हूं, यहां पे एक लफ्ज में लिखता हूं, मैं कहता हूं हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि हार्ड वर्किंग का क्या मतलब है ना। व्हाट डू आई मीन बाय दिस वर्ड हार्ड वर्किंग? सो अनटिल और अनलेस I put it in a context, I won't be able to or it won't be able to convey any meaning. जब तक मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखूंगा, एक सिचुएशन के अंदर इसको मैं नहीं रखूंगा, वो कहां से मिलेगा? सेंटेंस से मिलेगा। किससे मिलेगा? यानी अब अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं, मैं कहता हूं यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब आप ये देखें, फुल स्टॉप एंड मार्क भी मैंने ऐड कर दिया। इसका मतलब ये एक पूरा सेंटेंस है। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई? आइए कि नहीं आइए? क्यों आइए? क्योंकि आपने सेंटेंस बनाया है, तो जो मैसेज आप लेना चाह रहे थे वो मैसेज आपको मिल गया है। तो पहले आपको नहीं मिल रहा था, आप भी कंफ्यूज थे कि हार्ड वर्किंग का क्या मतलब है, लेकिन जब उसी हार्ड वर्किंग को एक प्रॉपर सेंटेंस में आपने यूज किया तो अब आपकी बात काबिल समझ हो गई है। इज इट क्लियर? अब इसमें अगर आप देखें तो ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये एक वर्ड है और वो एक वर्ड है। तो ये क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल एक सेंटेंस है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। टोटल हमारे पास 4 वर्ड्स है। कितने हैं? और वो क्या कर रहे हैं? एक मुकम्मल बात कन्वे कर रहे, एक कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहे, एक कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहे। उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं? सही है, तो ये याद रखें। अब जिस तरह आपका यानी ऐसे अल्फाजों का मजमुआ या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मुकम्मल मीनिंग कन्वे करे, उससे आप क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that conveys a complete message, a complete sense, a complete meaning, we call it or we refer to it a sentence, as a sentence। ठीक है? अब जब हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ आ सेंटेंस के कौन से कंस्टिट्यूएंट्स है? अब कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या हुआ? कंस्टिट्यूएंट का मतलब है इसके जो पार्ट्स है, इसके जो फीचर्स है, पार्ट्स कह लें या इसे आप फीचर्स कह लें या कंपोनेंट्स कह लें, कि जो सेंटेंस आपने बनाया है इसके पार्ट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या है, कि इस सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसको हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेंटेंस। कि इसके कौन से कंस्टिट्यूएंट से किस चीज से सेंटेंस बनता है। तो नंबर 1, सबसे पहले इसमें जो चीज है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है सब्जेक्ट। ये हमारा पहला कंस्टिट्यूएंट है। सही है? अब सब्जेक्ट की डेफिनेशन स्कूल में, कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अ डूअर ऑफ एन एक्शन, जो आमतौर पर किताबों में भी ये डेफिनेशन आपको मिलती है कि अ डूअर ऑफ एन एक्शन, कि भाई जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये डेफिनेशन सही है, इसमें ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन हमेशा आपका जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं होता। सब्जेक्ट डूअर होता भी है लेकिन हमेशा नहीं भी होता। तो ये आपने याद रखना है। तो इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी? अ थिंग और अ पर्सन that is talked about, that is talked about
कोई बंदा या कोई चीज जिसकी सेंटेंस में बात की जाती हो, वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस के अंदर जिस बंदे की या जिस चीज की हम बात करेंगे वो हमारा क्या होगा? दैट विल बी आर सब्जेक्ट। भाई जब आप लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह लिखे होंगे, ईमेल वगैरह आप लोग लिखते होंगे, तो ईमेल के ऊपर आता है कि नहीं आता सब्जेक्ट? उसका क्या मतलब होता है? भाई ये ईमेल का उन्वान क्या है, किस चीज के बारे में ये ईमेल लिख रहे हो, इसका एजेंडा क्या है ना? आप किसी मीटिंग में गए हैं, लोग पहले से बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि वो क्या डिस्कस कर रहे, तो आप क्या, भाई सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे, इसका क्या मतलब होता है कि किस चीज की बात कर रहे। यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, एग्जाम्पल की मदद से हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। मैं कहता हूं पाकिस्तान एंड चाइना, Pakistan and China are neighborly countries। अब ये पूरा हमारे पास एक सेंटेंस है, सही है। अब सबसे पहले हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, बात हम किसकी कर रहे, किसकी बात कर रहे, इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? हाँ, कौन है सब्जेक्ट? सिर्फ पाकिस्तान है या चाइना भी है? दोनों है, पाकिस्तान और चाइना दोनों है। तो अब ये देखिए, ये जो एंड होता है इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन। अब ये एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन का काम क्या होता है? चीजों को मिलाना, चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो इसने किसको जोड़ा है? पाकिस्तान और चाइना को जोड़ा है। तो दो बंदों पर मुहित हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है। इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बड़ी कहानी है, वो तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अच्छा, हम बात यहां पे कर रहे हैं पाकिस्तान एंड चाइना की। आगे मैंने लिखा है आर नेबरली कंट्रीज, के दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। पाकिस्तान और चाइना दोनों क्या है? हमसाया मुल्क हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? पाकिस्तान एंड चाइना, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट तो हमें क्लियर हो गया कि ये है। अब इसको छोड़कर, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर यहां जो बात की जा रही है, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो बात होती है या जो की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अब यहां से लेके कंट्रीज तक ये पूरा आपका क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रेडिकेट क्या होता है? थोड़ा इसको भी देखेंगे। प्रेडिकेट का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो, प्रेडिकेट का मतलब होता है व्हाट इज टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है वो प्रेडिकेट होता है। जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा होता है, जो बात हो रही होती है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट तो आपका ये है पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान एंड, अब इनके बारे में क्या बात हो रही है कि दोनों हमसाया मुल्क हैं, दोनों हमसाया मुल्क है। यानी वो वाला जो पार्ट है आर नेबरली कंट्रीज, वो किसके बारे में है? वो इसके बारे में है। ये इस तरह याद रखें कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हमेशा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट होता क्या है भाई? सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जाता है, जो बात की जाती है या जो बात होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। इज इट क्लियर? एक और चीज याद रखें, प्रेडिकेट के अंदर, यानी इसके अंदर हमेशा वर्ब होगा।
ये भी आप लिखे, इट मस्ट ऑलवेज हैव अ वर्ब। जरूरी है कि हमेशा इसमें वर्ब हो, वर्ब के बगैर आपका प्रेडिकेट नहीं बन सकता। अब मैं इस सेंटेंस में भी आपको बताऊंगा कि आपका वर्ब कौन सा है। आपको नजर नहीं आ रहा? ऑलराइट, तो सब्जेक्ट तो आपको क्लियर हो गया भाई। जिसकी हम बात करते हैं, सब्जेक्ट आपका कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? 2 कंट्रीज है, पाकिस्तान एंड चाइना, मुल्क उनके नाम है। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट हुआ। अब जो इसके बारे में बात हो रही है वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। सही है। दूसरा हमने ये सीखा कि प्रेडिकेट के अंदर हमेशा वर्ब होगा, वर्ब के बगैर आपका प्रेडिकेट नहीं बन सकता। इज इट क्लियर? अब इस सेंटेंस में कुछ और चीजें भी हम एक्सप्लोर करेंगे। आर, अब ये जो आर है ये हमारा वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। अब आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, ये किस टाइप का वर्ब है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपने अपने जो आपके टेक्स्ट बुक है 9 मैट्रिक फर्स्ट सेकेंड ईयर की, उसमें मेंशन होता है एक वर्ब, आप लोगों ने उसमें पढ़ी होगी, कपोला वर्ब। कपोलर वर्ब के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? ये आपके उसमें दी होती है, आपकी फर्स्ट सेकेंड ईयर, मुझे याद नहीं है लेकिन इन किताबों में लाजमी होती है। इसको कपोलर वर्ब भी कहते हैं, कपोला वर्ब भी कहते हैं, इसी आर को। या फिर आप इसको क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। सही है। या फिर आप इसको क्या कहेंगे? स्टेट वर्ब भी कह सकते हो। अब जो तुम्हारी मर्जी है वो कह लो, इनमें से, इन तीनों में से। ये कपोलर वर्ब भी है, ये लिंकिंग वर्ब भी है, ये स्टेट वर्ब भी है। अब देखो, इस सेंटेंस में एक ये वाला पार्ट है सब्जेक्ट का, सही है, एक नेबरली कंट्रीज वाला पार्ट है। इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? आर। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आर ने ब्रिज बनाया है, पुल बनाया है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? लिंकिंग वर्ब। क्या कह रहे हैं? और मुझे ये भी इस सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? नहीं। वो जो आगे बात है नेबरली कंट्रीज, वो डिस्क्रिप्शन है। वो क्या है? किस चीज की डिस्क्रिप्शन है? इन 2 कंट्रीज की। तो कोई काम नहीं है। एक और चीज याद रखें, अभी आपने कहा सर ये हेल्पिंग वर्ब है। हमेशा याद रखेंगे, अगर कहीं पे एक वर्ब आएगा किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको एक वर्ब नजर आए किसी भी सेंटेंस में, तो हमेशा वो खुद मेन वर्ब होगा। क्या होगा? किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एक वर्ब नजर आए तो वो खुद मेन वर्ब होगा। क्या होगा? मेन वर्ब होगा। और अगर किसी सेंटेंस में 2 वर्ब नजर आए, 3 नजर आए, 4 नजर आए, इससे ज्यादा होते भी नहीं है, 4 नजर आए, तो उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होंगे, एक मेन होगा। समझ आई? ये फार्मूला याद रखो कि किसी सेंटेंस में एक वर्ब नजर आया तो वो खुद मेन है हमेशा। तो मुझे ये बताओ कि आर के अलावा यहां पे कोई और वर्ब है? तो क्या मतलब? आर खुद मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। हाँ, अगर यहां पे आर के साथ कोई और वर्ब आता तो आर फिर हेल्पिंग होता और इसके बाद वाला क्या होता? मेन वर्ब होता। इस एक एग्जांपल यहां देखे। अब मैं कहता हूं यू आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज। मैं ये आपको यहां क्लियर कर देता हूं। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये पूरा वर्ब फ्रेज है। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज। क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज क्या होता है ये आने वाली क्लासों में पता चलेगा आप लोगों को। इसमें एक आपके पास ये वर्ब आ रहा है, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मैं ये भी फर्क आपको सिखाऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है।